क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1 का। इसमें देखो लिखा क्या है, जो लिखा है उसको देखो डायग्राम में दिखा। ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ है। इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर इज r1 और दूसरे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है r2। इनिशियल पोजीशन वेक्टर दोनों का दिया हुआ है। मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2। इसका वेलोसिटी कुछ है, दिस इज सपोज v1 और इसका वेलोसिटी कुछ है, दिस इज v2। दे कोलाइड आफ्टर 2 सेकेंड। ये दोनों कोलाइड कब करेगा? जब दोनों एक ही जगह पर एक ही टाइम पर आएगा। कोलिजन का कंडीशन होता है कि टाइम भी सेम होना चाहिए और पोजीशन भी सेम होना चाहिए। तो तभी कोलाइड करेगा जब इसका जो पाथ है वो इंटरसेक्ट करेगा। तो ये इंटरसेक्ट किया, लेकिन एक कंडीशन और होना चाहिए कि सेम टाइम पर आना चाहिए। ये अगर यहाँ से और ये यहाँ से स्टार्ट किया है तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको अगर टी टाइम लगा है तो इसको भी यहाँ से यहाँ तक आने में टी टाइम ही लगेगा। बोलो। अब देखो ये वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन इसका नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इस वाले वेक्टर को क्या लिखेंगे? कहोगे v1 इंटू टी। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कितना होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में होता है ना। और एक्सेलरेशन अगर 0 है तब u इंटू टी के बराबर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज u वेक्टर इंटू टी। u वेक्टर इसका दिया है, टाइम दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? v2 इंटू टी। ये r2 है और ये v2t है। इनिशियल पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट को जोड़ेंगे तो फाइनल पोजीशन होगा। फाइनल पोजीशन पार्टिकल का ये है। अगर पोजीशन वेक्टर लिखें तो ये होगा, दिस इज r। पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर 2 सेकेंड के बाद है ये r। तो क्या हम इस r को कह सकते हैं r2 प्लस ये डिस्प्लेसमेंट v2t, और इधर से अगर कहें तो r1 प्लस v1। बोलो, ये बात समझ आ रहा है? अब इसमें r1 r2 दिया है, इसको इधर ले आओ। r2 माइनस r1 इक्वल टू v1 माइनस v2 इंटू t। अब सबको वेक्टर फॉर्म में जैसे दिया है उसको यहाँ पर रखो। एक अननोन केवल है, उसको निकालो। एक इक्वेशन और एक अननोन। तो ये R2 माइनस R1 का वैल्यू यहाँ पर लिख दिए। ये t 2 सेकेंड था, उसको इधर डिवाइड कर दिए तो बाई 2 हो गया। इधर v1 माइनस v2 लिख दिए। अब ये दोनों वेक्टर इक्वल है तो x कंपोनेंट इक्वल होगा, y कंपोनेंट इक्वल होगा। y कंपोनेंट तो इक्वल दिख रहा है, x कंपोनेंट को कर देते हैं -4 इक्वल टू 4 माइनस a इज इक्वल टू 8। क्या जरा समझिए। इसमें लिखा है कि ये एक बाउल है। बाउल का मतलब कटोरा या हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर कहो। इसका रेडियस दिया है 0.2 मीटर और एक छोटा सा ये पार्टिकल है स्फेरिकल। इसका रेडियस नहीं दिया है, का मतलब रेडियस टेंडिंग टू 0 है, इसलिए इसको पार्टिकल कर रहे हैं। तो ये पार्टिकल है 4 kg का, जो h हाइट से रिलीज किया गया यहाँ पर। तो इसको जब रिलीज किए हैं तो ये क्वेश्चन में लिखा है कि ये यहाँ से चल रहा है और आकर के इससे कोलाइड किया। और वो कॉलिजन कैसा है? इलास्टिक है, इलास्टिकली कोलाइड किया। कॉलिजन करने के बाद ये पार्टिकल का कुछ वेलोसिटी हो जाएगा, तो जिसके कारण ये जस्ट इस पॉइंट पर पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया? बी पर। तो आपको बताना है कि इसका मतलब ये h कितना होगा, कितने हाइट से इसको रिलीज किया जाएगा जिससे कि कॉलिजन के बाद बी जस्ट मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाए। सवाल यही है। ये पार्टिकल यहां से चल करके यहां पर आएगा। जब इस पोजीशन पर आएगा, पहले से ये रुका हुआ है और ये यहां पर आ गया ऐसे, इससे कोलाइड करने से जस्ट पहले इसका वेलोसिटी इधर के तरफ होगा। बोलो ना, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा पाथ के टेंजेंशियल होता है। तो जब बॉटम पर पहुंच जाएगा तो टेंजेंट कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। तो इसका मतलब इधर के तरफ होगा। कितने के बराबर? 2gh
GH अंडर रूट। h हाइट से अगर गिरा है तो वेलोसिटी यहां पर कितना होगा 2GH अंडर रूट। जब कॉलिजन हो गया, कॉलिजन से पहले इसका वेलोसिटी जीरो था, ये हम कह रहे हैं UA, और इसका वेलोसिटी जीरो था, मतलब UB कितना था जीरो। कॉलिजन हो जाने के बाद इसका वेलोसिटी हो गया 2GR अंडर रूट, क्योंकि इतना वेलोसिटी हो गया कि जस्ट ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया, तो इसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए 2GR अंडर रूट। इसका वेलोसिटी कितना होना होगा ये हम लोगों को पता नहीं है, मतलब VA पता नहीं है, ये VB इतना हो गया, ठीक है। VB का वैल्यू कितना हो गया 2GR अंडर। अब हमारे पास दो अननोन है, एक तो VA अननोन है और दूसरा UA अननोन है। क्योंकि UA पता कर लेंगे तो H भी पता चल जाएगा। ये नोन है, R का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमारे पास दो अननोन है, दो इक्वेशन चाहिए। ये अब इसको छोड़ दो, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये दो पार्टिकल है, उसके बीच में कॉलिजन हो रहा है। कॉलिजन के बारे में केवल सोचिए, ये इससे कोलाइड करेगा तो हमको ये पता करना है और ये पता करना है। VA एंड UA दो अननोन है, तो कितना इक्वेशन लिखेंगे दो। एक इक्वेशन होगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का और दूसरा इक्वेशन होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ये दो इक्वेशन लिख करके आप UA कैलकुलेट कर लीजिए। VA से हमको मतलब नहीं है, हमको केवल UA चाहिए। UA अगर कैलकुलेट हो जाए तो H बता दीजिए, तो जल्दी करो। यहां देखो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का पहले इक्वेशन लिखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो सेपरेशन कितना होगा VB माइनस VA बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच कितना है UA, बोलो ना। तो VB माइनस VA ये हो गया UA के बराबर, पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन लिखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मोमेंटम, इसका बिफोर कॉलिजन मोमेंटम, इधर की तरफ, हम इधर की तरफ मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। इधर की तरफ मोमेंटम कितना होगा बोलो 4 इंटू UA, इसका मास 4 है, और इसका मोमेंटम शुरू में कितना होगा 0, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इसका होगा 4 इंटू VA और उसका होगा 1 इंटू VB। ये दूसरा इक्वेशन है और ये पहला इक्वेशन है। हमको चाहिए UA, बाकी से हमको मतलब नहीं है। तो UA आपको चाहिए तो UA को रहने दीजिए, VA को हमारा कोई जरूरत नहीं है, VA को एलिमिनेट कर दीजिए इस दोनों से। आप क्या करिए, इसमें 4 से गुना कर दीजिए। अब देखो इधर लिखो मत, इसमें कितना से गुना कर दें 4 से, तो 4UA इक्वल टू 4VB माइनस 4VA। अब इस दोनों को जोड़ दो, तो 4UA और 4UA कितना होगा 8UA इक्वल टू राइट साइड में 4BB और एक 5BB, और ये दोनों कैंसिल होगी। हमको UA निकालना था, UA होगा 5/8 VB। UA कितने के बराबर है 2GH अंडर रूट 5/8, और VB कितने के बराबर है 2GR अंडर रूट। 2G से 2G उड़ा दीजिए दोनों तरफ, तो H कितने के बराबर हो जाएगा, स्क्वायर कर दो 25/64 R। ये आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन में लिखा है कि ये एक बुलेट है जिसका वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड, मास है 20 ग्राम, और ये आकर के इस वुडन ब्लॉक से कोलाइड करता है जिसका मास है 10 kg। इनिशियली एट रेस्ट ऑन सरफेस द बुलेट इमर्जेज विथ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। ये वाला बुलेट इससे कोलाइड करके इसको पास करता हुआ बाहर निकल गया, और बाहर कितने स्पीड से निकला है 100 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये बुलेट बाहर निकल जाएगा तो इसका भी कुछ वेलोसिटी हो जाएगा, उसके बाद इसका वेलोसिटी भी मान लेते हैं। जब वो बाहर निकल गया उसके बाद इसका वेलोसिटी भी लेट कर लेते हैं। द ब्लॉक स्लाइड 20 सेंटीमीटर। अब ये इस ब्लॉक का अगर कुछ वेलोसिटी हुआ है तो ये यहां से स्लिप करेगा और स्लिप करके यहां तक चला आया। ये ब्लॉक कितना डिस्टेंस स्लिप किया है 20 सेंटीमीटर। तो
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा ये बताओ। तो वो करना कुछ नहीं इसमें, इसके और इसके बीच में कॉलिजन हो रहा है और ये इससे जब स्ट्राइक करेगा तो ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा, ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा। अगर हम इसका केवल एफबीडी बनाएं तो इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा, लगेगा कि नहीं? लेकिन ये फ्रिक्शन क्या इंपल्सिव होगा? हाँ ना, कुछ नहीं बोलोगे तो हम क्या समझे? ये फ्रिक्शन इंपल्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सुहानी बताएगी ये फ्रिक्शन इंपल्सिव क्यों नहीं होगा। कौन बताएगा? अपने से आंसर करो। हाँ, फ्रिक्शन को इंपल्सिव होने के लिए सरफेस नॉर्मल लग रहा है, उसको इंपल्सिव बनना होगा। वेरी गुड। वो तो इंपल्सिव नहीं हो रहा। हाँ सही बात है। अगर हम केवल इसका एफबीडी बनाए तो कैसे बनाएंगे? रोज रोज यही बात तो डिस्कस करते हैं। पूरे कॉलिजन में क्या डिस्कस किए हैं? कब फोर्स इंपल्सिव होगा, कब नहीं होगा। अगर ये इससे कोलाइड करता है, जिस समय कॉलिजन होगा उस समय ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर n, इस पर केवल एक ही इंपल्सिव फोर्स लगेगा, बाकी वेट mg लगेगा, उसको नहीं लिखेंगे। इस पर फोर्स लगेगा इधर के तरफ n, इस पर नॉर्मल इधर के तरफ r, इसका वेट mg लिखने का जरूरत नहीं है, ये फ्रिक्शन f। ये नॉर्मल r इंपल्सिव नहीं है क्योंकि इस n का कोई भी कंपोनेंट अगर ऐसे रहता, n अगर इस पर ऐसे लगता तो उसका एक कंपोनेंट नीचे आता, तब ये r इंपल्सिव हो जाता, तब ये फ्रिक्शन इंपल्सिव हो जाता। इस नॉर्मल का कोई भी इधर कंपोनेंट नहीं है, ये r कितने के बराबर होगा? उसके वेट mg के बराबर होगा। तो ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? म्यू इंटू mg के बराबर। तो ये फ्रिक्शन इंपल्सिव नहीं होगा। अगर इस दोनों को सिस्टम माने, दोनों को, तब कौन कौन सा फोर्स लगेगा? तब कहोगे सर ये n तो लिखने का जरूरत नहीं है, चलो लिखा हुआ रहने दो। ये n को नहीं लिखेंगे क्योंकि इंटरनल फोर्स है। ये फ्रिक्शन इंपल्सिव है नहीं, ये इंपल्सिव नहीं है, तो कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं लगेगा। तो हॉरिजॉन्टल में अगर कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो एक इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख करके इसका वेलोसिटी निकाल दिए, बोलो ना। इसका वेलोसिटी जब कैलकुलेट हो गया, अब उसके बाद ये यहां से चल के यहां तक आया, कॉलिजन हो गया, कॉलिजन का काम खत्म। अब इसका वेलोसिटी तुमको v निकल गया है और तुमको अब लॉज ऑफ मोशन से सॉल्व करना है कि ये पार्टिकल v वेलोसिटी से स्टार्ट किया था मूव करना और कुछ देर के बाद आकर के रुक गया। वेलोसिटी कितना हो गया? 0। इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ कितना होगा? माइनस म्यू जी। तो इक्वेशन लिख लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन माइनस म्यू जी, डिस्प्लेसमेंट s दिया हुआ है, माइनस माइनस कैंसिल, म्यू का वैल्यू होगा v स्क्वायर बाय 2gs। जी आप कैलकुलेट कर लिए, यहां रख दीजिए, g और s आपको दिया हुआ है, म्यू निकल जाएगा। ये एक्सेलरेशन आपको समझ आ गया? माइनस म्यू जी लिखो फिर। 18 क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। 2 masses MA MB moving with VA VB collide elastically. After that MA MB move with velocity VB VA respectively. The ratio of MA by MB. तो इसका आंसर नंबर 19। If two masses m1 m2 collide, the ratio of change in velocity of m1 and m2 is proportional to। ये दो मास है m1 m2, ये दोनों कोलाइड किया, कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी हो गया v1 और इसका वेलोसिटी हो गया v2। जब कॉलिजन दोनों के बीच में हो रहा होगा तो दोनों एक दूसरे पर इंपल्सिव फोर्स लगाया होगा। इस फर्स्ट बॉडी का और सेकंड बॉडी का अगर इंपल्स इक्वेशन लिखने के लिए तुमको कहें, और देखिए सर ये फर्स्ट बॉडी का केवल देखिए ध्यान से, इस पर इंपल्सिव फोर्स इधर लगेगा, बाकी नॉर्मल mg लगेगा, उसको मत लिखिए, वो बैलेंस रहेगा, और इस पर इंपल्सिव फोर्स इधर लगेगा। आप बताओ सेकंड बॉडी का इंपल्स इक्वेशन क्या होगा? इंपल्स इक्वेशन ऑफ 2 इधर के तरफ क्या लिखेंगे? n dt इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब m2 v2 माइनस u2। कोई दिक्कत है?
और इसका इम्पल्स इक्वेशन भी लिखो इसी डायरेक्शन में पहले का, तो बोलो क्या लिखोगे, माइनस एन डी टी इक्वल टू m1 v1 माइनस u1। ये v2 जो है वो तो u2 से बड़ा है, लेकिन v1 जो है वो u1 से छोटा है, v1 छोटा है। इस माइनस को इधर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, केवल मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं। इस माइनस को एब्जॉर्ब कर लें तो कितना होगा, एन डी टी इक्वल टू m1 u1 माइनस v1। अब ये u1 v1 से बड़ा है ना जी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव है। तुमसे कहा जा रहा है कि वेलोसिटी चेंज का रेशियो क्या होगा, ये दोनों को डिवाइड कर दो, 1 इसको डिवाइड करो, m2 बाई m1 v2 u2 u1 v1। वेलोसिटी चेंज का रेशियो v2 u2 ऊपर का m2 का वेलोसिटी चेंज, u1 v1 दूसरे का वेलोसिटी चेंज, ये कितने के बराबर, m1 बाई m2। किसका किसका रेशियो पूछा अगर देख लो एक बार, मैसेज m बाई m2 को रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, m1 का ऊपर लिखना है तो इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, तो आंसर m2 बाई m1 हो जाएगा। इसका आंसर m2 बाई m1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में ये पूछा गया है कि एक गन है, इससे अगर एक बुलेट को फायर किए, ये बुलेट यहाँ से बाहर निकला है कुछ वेलोसिटी से, सपोज करो इस बुलेट का वेलोसिटी अगर v1 है तो ये गन रिकॉइल करेगा पीछे के तरफ कुछ वेलोसिटी से, लेट दिस इज v2। इसका जितना मोमेंटम होगा इसका उतना ही मोमेंटम होगा, मोमेंटम दोनों का सेम होगा। आप लिख सकते हैं m v1 इक्वल टू कैपिटल M v2, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी इस दोनों में है, काइनेटिक एनर्जी इसका ज्यादा होगा, 2m के अंडर रूट। अगर काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म में ऐसे लिखेंगे तो मोमेंटम को लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म में 2m के अंडर रूट। तो इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम बराबर है, ये मोमेंटम है इसका, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 2m के 1 अंडर रूट, और इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 2 कैपिटल M के 2 अंडर रूट। अगर मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में लिखें तो ऐसे लिखें, इसको ऐसे लिखें, इसमें किसी को दिक्कत है? अब इसको स्क्वायर कर दो तो m k1 स्मॉल m k1 कैपिटल M k2। बताओ कौन बड़ा है, k1 की k2? कैपिटल M, गन का मास तो बड़ा है, गन का मास तो बुलेट से बड़ा होगा ना, तो गन का मास बड़ा है तो k2 छोटा होगा, ये छोटा है k1 बड़ा होगा। जैसे p1 v1 इक्वल टू p2 v2, तो अगर p1 से p2 ज्यादा है तो v2 क्या होगा, कम होगा ना, तो m k1 इज इक्वल टू कैपिटल M k2। तो अब ये इसका मास अगर सपोज करो 50 गुना बड़ा है तो काइनेटिक एनर्जी 1/50 टाइम्स हो जाएगा, है कि नहीं? इसको लिख लीजिए, देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास m1 strike a stationary body m2 if collision is elastic, the fraction of kinetic energy transferred by first body to second body। जब ये इससे कोलाइड करेगा, कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी v2 मान लिए, इसका वेलोसिटी v1 मान लिए, कोलिजन हो गया, इसका वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर लिए, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आया है, ये बॉडी इसको दिया है, यही तो इसको दिया है भाई। एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस नहीं होता है। शुरू में इसके पास एनर्जी कितना था, हाफ m1 v1 स्क्वायर, कितना था, हाफ m1 v1 स्क्वायर। ये जब इससे कोलाइड किया तो इसको कुछ एनर्जी देगा इतना, और बाकी एनर्जी अपने पास रख लेगा, क्योंकि एनर्जी का लॉस तो हुआ नहीं। तो कह रहा है कि कितना फ्रैक्शन ट्रांसफर हुआ, तो फ्रैक्शन ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफर बाय इनिशियल, हाफ m1 v1 स्क्वायर। इनिशियल टोटल एनर्जी तो इतना ही था, तो इतना फ्रैक्शन ट्रांसफर हुआ। अगर परसेंटेज पूछेगा तो 100 से गुना कर देंगे, कितना परसेंट ट्रांसफर हुआ। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर बाय फर्स्ट बॉडी, तो फ्रैक्शन ट्रांसफर तो होगा ट्रांसफर बाय इनिशियल, ये आंसर हो जाएगा। अब इनिशियल वेलोसिटी इसका u है, तो इनिशियल से डिवाइड करेंगे
ये फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड होगा। तो हाफ को कैंसिल कर दें, m2 बाई m1 v2 स्क्वायर बाई u स्क्वायर। अब इस v2 को u के टर्म में आप रख दीजिए। अब यहां पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस v2 को u के टर्म में लिखना चाह रहे हैं और यहां रख दे रहे हैं। अगर u के टर्म में इसको रखेंगे तो u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तब ये आंसर आ जाएगा m1 m2 के टर्म में। चारों ऑप्शन उसी में दिया हुआ है। तो एक इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का होगा v2 माइनस v1 बाई u। तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u, ये पहला इक्वेशन। और दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन होगा m1 u इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब इस दोनों से तुम v1 को इल्यूमिनेट कर दो, इस दोनों से किसको इल्यूमिनेट करो, v1 को। तो m1 u इक्वल टू m1 v1 को यहां से रख देते हैं, v1 होगा v2 माइनस u प्लस m2 v2, m1 u इक्वल टू यहां होगा माइनस m1 u और यहां होगा m1 प्लस m2 इंटू v2। इसको इधर ले आइए, 2m1 u बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू v2। ये देखो v2 u के टर्म में आ गया। अब यहां रख दो m2 बाई m1 v2 स्क्वायर मतलब 4m1 स्क्वायर u स्क्वायर बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया v2 स्क्वायर बाई u स्क्वायर। u स्क्वायर से u स्क्वायर उड़ा दीजिए, एक m1 को भी उड़ा दीजिए, तो 4m1 m2 बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट at an angle with horizontal at t equal to 0 at an instant t, its p is linear momentum and e is kinetic energy। तो p और e में क्या रिलेशन होगा? अच्छा, किसी भी टाइम पर लीनियर मोमेंटम जो होगा वो कितना होगा, mv। ये क्वेश्चन अभी जस्ट बता दिए। और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv स्क्वायर। तुमको p और k में रिलेशन पूछे तो क्या कहोगे, k इज इक्वल टू m से ऊपर नीचे गुना कर दो, m स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2m मतलब p स्क्वायर बाई 2m। कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट किए है किसी एंगल पर, किसी टाइम पर, यहाँ 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 कहीं पर भी होगा, तो उसका लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होगा, कौन सा ये रिलेशन होगा। कोई पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम ये होता है, काइनेटिक एनर्जी ये होता है, रिलेशन ये होगा। अब हम कहें कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में ग्राफ बनाना है। काइनेटिक एनर्जी को यहाँ E लिखा है, ठीक है, हम भी E लिख देते। तो काइनेटिक एनर्जी को रखा है y एक्सिस पर और मोमेंटम को रखा गया है x एक्सिस पर, पहला ग्राफ। तो ये वाला ग्राफ कैसा होगा, इसको रखे हैं y एक्सिस पर 1/2m। 1/2m तो कांस्टेंट है, पार्टिकल का मास चेंज करेगा क्या, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो उसका मास सेम ही रहेगा ना जी। तो 1/2m कांस्टेंट है और इसको रखे हैं x एक्सिस पर। ये किसका ग्राफ है, पैराबोला। तो ये कैसा पैराबोला होगा, इसका वर्टेक्स क्या होगा 0 0, एक्सिस क्या होगा x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस। इसका मतलब ये पैराबोला ऐसा होगा। इधर की तरफ नहीं दिखाया गया, केवल एक ही तरफ दिखाया गया है, क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी जो इसका डायरेक्शन एक ही होगा, क्योंकि पूरे पार्ट में एक ही तरफ दिखाया है। तो ऐसा ग्राफ होगा P और E के बीच में। देखो है ऐसा कोई ग्राफ नहीं है। पहला तो स्ट्रेट लाइन गलत हो गया, दूसरा पैराबोला है लेकिन ऐसे है तो वो भी गलत है। ये चौथा ग्राफ सही हो जाएगा। E और P स्क्वायर के बीच में, E और P स्क्वायर के बीच में कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन।
तो आंसर डी सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है ए बॉडी ऑफ मास 3 kg इज एक्टेड ऑन बाय अ फोर्स विच वेरीजेज एज शोन इन ग्राफ बिलो। एक बॉडी है ऐसे, इस पर फोर्स लग रहा है F, लेकिन ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, इसका वैल्यू चेंज कर रहा है। जिसका इक्वेशन दिया हुआ नहीं, ग्राफ दिया हुआ है, तो ठीक है वैल्यू ग्राफ बना देते हैं। ये फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ है, टाइम के साथ ये फोर्स चेंज कर रहा है, जिसका ग्राफ ऐसे 6 सेकंड तक ग्राफ दिखाया है। ये 6 है, ये 2 है। द मोमेंटम एक्वायर्ड इज गिवन बाय, इनिशियल मोमेंटम 0 है। ये जो बॉडी है, अब यहां पर कहोगे कि सर सरफेस कैसा है, फ्रिक्शन नहीं है, बोले नहीं कुछ नहीं दिया तो नहीं मानेंगे। तो सर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.1 मान ले, तो ऐसा कैसे मान लो भाई, नहीं दिया तो उसको फ्रिक्शनलेस मानो। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा है ऐसा हम लोग कहेंगे, और इस पर फोर्स आप इधर की तरफ लगाए हैं, तो फोर्स लगाए हैं तो इसका मोमेंटम चेंज होगा। ये पार्टिकल धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, किसी टी टाइम के बाद यहाँ पहुंचेगा। 6 सेकंड के बाद उसका मोमेंटम कितना है ये निकालना, वेलोसिटी नहीं, मोमेंटम। यहाँ से यहाँ तक जब ये पार्टिकल आया है तो एक तो तरीका है कि भाई लॉज ऑफ मोशन से निकालिए, लेकिन लॉज ऑफ मोशन से निकालने में आपको कष्ट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये फोर्स वेरिएबल है। जब देखो कहाँ दिक्कत होगा, वैसे भी निकाल सकते हो, तुम लोग कोशिश करना निकालने का, बहुत आसान, मुश्किल नहीं है। ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड तक फोर्स क्या है, वेरिएबल है। तो इस फोर्स का पहले इक्वेशन लिखो, इक्वेशन लिख लेंगे y इक्वल टू mx प्लस सी, एफ इज इक्वल टू m, इसका स्लोप कितना होगा, ये वैल्यू दिया हुआ है 10/2 5, तो f इज इक्वल टू 5t, तो ये फोर्स हो गया f इज इक्वल टू 5t। उतने टाइम में एक्सेलरेशन कितना होगा, तो 5t/m, ये एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, लो लिख ही देते हैं। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 5t बाई मास कितना दिया है 3 kg, तो इतना एक्सेलरेशन हो गया। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है नहीं, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 2 बार तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, सॉरी 1 बार तो वेलोसिटी आएगा। तो इस एक्सेलरेशन को लिखेंगे dv/dt, dv इज इक्वल टू 5/3t dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के यहाँ पर का वेलोसिटी v1 मान लेते हैं 2 सेकंड बाद, तो 0 से v1, तो 2 सेकंड बाद सपोज यहाँ पहुंचा, इसका वेलोसिटी पता चल गया। उसके बाद फिर फोर्स कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पर फिर एक्सेलरेशन निकाल लो। 2 सेकंड बाद एक्सेलरेशन कितना होगा, यहाँ 2 रख दो, 10/3, 10/3। उसके बाद एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया है कितने सेकंड तक, अगले 4 सेकंड तक, तो वेलोसिटी कितना होगा, v इक्वल टू u प्लस 80, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। एक तरीका तो ये है जो कि लॉज ऑफ मोशन से आप कर लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि ये जो बॉडी था, इस बॉडी पर इधर फोर्स लग रहा है और कुछ देर के बाद ये यहाँ पहुंचा 6 सेकंड के बाद, तो इस फोर्स के कारण इंपल्स कितना लगा, इंपल्स इक्वेशन लिख रहे हैं, बोलो इंपल्स कितना लगेगा, कहोगे एफ डी टी का इंटीग्रेशन। इंपल्स कितना होगा, एफ डी टी का इंटीग्रेशन। इंपल्स एफ डी टी कितने के बराबर होता है, डीपी के बराबर। एफ डी टी का इंटीग्रेशन अगर करें तो डीपी का इंटीग्रेशन होगा। डीपी का ये, इसमें वेरिएबल क्या है टी, इसमें वेरिएबल क्या है पी, तो इनिशियल मोमेंटम P1, फाइनल मोमेंटम P2। इसको लिख सकते हैं P2 माइनस P1, बोलो ना। और P1 0 दिया हुआ है, शुरू में मोमेंटम 0 है, तो P1 को अगर 0 कर दें तो यहां पर का मोमेंटम P2, यही हम लोगों को निकालना है। यह होगा एफ डी टी का इंटीग्रेशन, कितने टाइम तक, 6 सेकंड तक। कितने टाइम तक, 6 सेकंड। अब चूंकि स्ट्रेट लाइन फंक्शन है ये, और एफ डी टी का इंटीग्रेशन ये एरिया के बराबर होगा। ये बात समझ आया। आपको इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताए थे बेसिक मैथ में कि वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया विद एक्स एक्सिस। एफ डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा,
एरिया विथ टाइम एक्सिस। तो एफ और टी में ग्राफ दिया हुआ है और टाइम एक्सिस के साथ एरिया जो है वो इंपल्स हो जाएगा। तो ये एरिया तुमको निकालना है। बोलो ये एरिया तो ट्रेपीजियम का एरिया हो गया। क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। ये साइड है 6 और ये साइड है 4, 6 4 10। हाइट है 10 इज इक्वल टू P2। तो आंसर हो गया 50। P2 का वैल्यू हो जाएगा 50 न्यूटन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विथ वेलोसिटी v collide elastically with another particle 2m on horizontal circular tube radius r. Then correct alternative. The time after which next collision will take place. Next मतलब पहला वाक्य के बाद. The time after which next collision will take place proportional to m. Time after next collision will take place is inversely proportional to m. Time after next collision will take place is dependent on mass of balls. पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग वेलोसिटी कोलाइड इलास्टिकली। अच्छा, एक बार कोलाइड किया, एक बार के बाद दूसरी बार जब कोलिजन होगा तब। अच्छा ध्यान से देखो जरा, ये वाला रुका हुआ, ये पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। पहले तो क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये व्हाइट बोर्ड को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, उसमें एक ट्यूब ऐसे रखा है इसके ऊपर, और ये वाला पार्टिकल जो है वो उसको यहाँ से प्रोजेक्ट किए हैं v वेलोसिटी से। तो ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा, तो कॉलिजन से जस्ट पहले इसका वेलोसिटी कितना होगा? v ही रहेगा कि चेंज करेगा? ये जब यहाँ आएगा तो कॉलिजन से जस्ट पहले इसका वेलोसिटी इधर के तरफ v रहेगा कि चेंज करेगा? तो ये तो फर्स्ट मेथड हुआ। सेकंड मेथड रिलेटिव वेलोसिटी से अगर आप सॉल्व कर